हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर की टाइमलाइन। यानी कि आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस की टाइमलाइन को। बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस बना था उसको हम लोग डील करने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स। और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेस करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है तो फटाफट से अपने गंदे गंदे अंगूठे दिखाइए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। यूनाइटेड नेशंस आखिर बना किस तरीके से था। तो सबसे पहली चीज याद रखना कि यूनाइटेड नेशंस जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास पहले भी थी। हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, याद है हम लोगों को वर्ल्ड वॉर 1। और वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। और वर्ल्ड वॉर 1 जैसी सिचुएशन दोबारा ना आए, इसलिए हम लोगों ने 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का काम क्या था? ऑफ कोर्स लीग ऑफ नेशंस का काम होगा कि दुनिया में कन्फ्लिक्ट ना हो, पीसफुल वर्ल्ड हो जाए, वर्ल्ड वॉर 1 जैसी दोबारा कोई लड़ाई ना हो। ठीक है, मतलब लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था पीस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए और वर्ल्ड वॉर 2 रोकने के लिए। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के होते हुए भी वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2, इसका मतलब लीग ऑफ नेशंस में कुछ ना कुछ खामियां हैं, है ना, कुछ ना कुछ कमियां हैं। इसी कमियों को दूर करना है हम लोगों को। वर्ल्ड वॉर 2 होता है फ्रॉम 1939 टू 1945। और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले लीग ऑफ नेशंस की कोई मान नहीं रहा है, खास करके एक्सिस पावर्स बिल्कुल नहीं मानती थी। ठीक है, हिटलर वगैरह। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में हम सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 किस किस के बीच में हो रहा है? अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स के बीच में। ये जो अलाइड पावर्स है, ये लोग कहते हैं कि यार चलो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही होगा जैसे लीग ऑफ नेशन होगा, लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर की तरह आएगा और उससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, और काम क्या होगा इस नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? इस नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी काम होगा पीस, कन्फ्लिक्ट को कम करना, मीडिएशन करवाना, है ना, ग्लोबल पीस के लिए काम करना, कोऑपरेशन करवाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वर्ल्ड वॉर 3 रोकना। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनने वाली है उसका नाम यूनाइटेड नेशंस है। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस नाम कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में ही आइडिया आता है अलाइड पावर्स के दिमाग में कि यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। ठीक है, देखो जरा क्या होता है। 1941 की बात है, अगस्त 1941 की। तो 1941 में क्या हो रहा है? 1941 में कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास अलाइड पावर्स में कौन कौन है? बहुत सारी कंट्रीज है। यूएसए है, यूएसएसआर है, यूके है, ठीक है, और कौन है? फ्रांस है। ठीक है, इसमें से 2 कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके, ठीक है, ये दोनों की दोनों बात करती है और कहती है कि यार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो 1941 में कौन कौन मिल रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। जिसका नाम क्या है? विंस्टन चर्चिल। ये दोनों मिलते हैं और ये लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए लीग ऑफ नेशंस की तरह, जो वर्ल्ड वॉर 3 जैसे कंडीशंस को ना होने दे या वर्ल्ड वॉर 3 ना होने दे, लड़ाई को रोके। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एटलांटिक चार्टर साइन करते हैं। क्या साइन करते हैं? एटलांटिक चार्टर साइन करते हैं। तो एटलांटिक चार्टर किस लिए साइन हो रहा है? फॉर द मेकिंग ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एटलांटिक चार्टर साइन होता है। जहाँ पे वर्ड आ जाए चार्टर, चार्टर की 2 मीनिंग है अपने पास। चार्टर को हम लोग एक्ट भी कह सकते हैं, कानून भी कह सकते हैं, या फिर इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं हम लोग। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है? ठीक है, तो हो क्या रहा है? 1941 अगस्त की बात है। 1941 अगस्त में क्या हो रहा है? साइनिंग ऑफ द एटलांटिक चार्टर। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ था? तो एटलांटिक चार्टर साइन हुआ था 1941 में। सर क्या अगस्त याद रखना है? जरूरत नहीं है, 1941 एटलांटिक चार्टर याद रखो। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, साइनिंग ऑफ द एटलांटिक चार्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। तो ये दोनों, ये देखो ये कौन है? ये विंस्टन चर्चिल है, दिख रहा है क्या? ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर होता इंग्लैंड का, ये इंडिया को नहीं छोड़ता, याद रखना। ठीक है, तो इंडिया के आज़ादी के टाइम पीरियड में कौन प्राइम मिनिस्टर था सर? इंग्लैंड का।
तो इंडिया के आज़ादी के टाइम पीरियड में क्लेमेंट एटली वॉज द प्रेसिडेंट, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और इसका टाइम पीरियड जो है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1941 से लेकर 1945 और 1951 से लेकर 1955 का है। ठीक है, तो इंडिया के आज़ादी के टाइम पीरियड में नहीं है ये। ठीक है, और यही वो बंदा है जो गांधी जी को बहुत गालियाँ देता है। ठीक है, जब गांधी जी जाते हैं ना सेकेंड वर्ल्ड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में, ठीक है, तो गांधी जी को कहते हैं ये भूखे नंगे आदमी कहाँ से आ जाते हैं हमारे यहाँ, अनसिविलाइज्ड लोग, गरीब फकीर। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, और ये कौन है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोनों मीटिंग कर रहे हैं, एटलांटिक चार्टर साइन कर रहे हैं फॉर मेकिंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक यूनाइटेड नेशंस का कोई नाम नहीं आया। अच्छा एक चीज़ सुनो, ये जो अलाइड पावर्स है, तो अलाइड पावर्स में मेन कंट्रीज तो ये है, आगे ना, लेकिन चुन्नू मुन्नू कंट्रीज भी तो बहुत सारी होगी। अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ बहुत सारी होगी। ये चुन्नू मुन्नू कंट्रीज बोलेगी कि यार जब हमारे बड़ों ने एटलांटिक चार्टर पे साइन कर दिया है तो अब हम भी जाएंगे और एटलांटिक चार्टर पे साइन करेंगे। और कितनी कंट्रीज आएगी इसके ऊपर साइन करने के लिए, 26 कंट्रीज। ठीक है, आइए देखते क्या हो रहा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, 1942 की बात है, 1942 जनवरी। सर जनवरी याद रखना है, जहाँ पर मंथ याद रखना होगा मैं अपने आप बता दूंगा। 1942 26 allied nations fighting against the Axis powers meet in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the declaration by the United Nations। अब देखो जरा क्या हो रहा है। 1941 में Atlantic Charter साइन हो गया। ठीक है, इस Atlantic Charter को सपोर्ट करने के लिए 26 allied nations, 26 allied nations का मतलब क्या, वो 26 कंट्रीज जो allied पावर्स की तरफ से लड़ रही है, किसके अगेंस्ट में, एक्सिस पावर्स के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये 26 कंट्रीज आ रही है, ये आएंगे और क्या कर देंगे, एटलांटिक चार्टर पे साइन करेंगे, एटलांटिक चार्टर पे साइन कर देंगे। और एटलांटिक चार्टर के ऊपर साइन करने के बाद क्या करेंगे ये लोग, हो गया साइन अब। ठीक है, ये बोलेंगे कि ये हमारा डिक्लेरेशन है, क्या बोलेंगे, दिस इज द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। क्या बोलेंगे ये लोग, दिस इज डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशन। सर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि ये जो 26 कंट्रीज है, ये जो 26 अलाइड कंट्रीज है, ये अपने आप को यूनाइटेड नेशंस बोल रही है कि हम लोग यूनाइटेड है, इकट्ठा है हम लोग। ये अपने आप को क्या बोल रही है, यूनाइटेड नेशंस। यहाँ से वर्ड आ जाएगा यूनाइटेड नेशंस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हुआ क्या, 1941 एटलांटिक चार्टर साइन हुआ। एटलांटिक चार्टर साइन करा किसने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल। दोनों ने मिलकर एटलांटिक चार्टर साइन करा। इस एटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया, 26 अलाइड कंट्रीज आई। कब आई, 1942 में आई। और ये लोग कहाँ पर मिले, क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये 26 अलाइड कंट्रीज कहाँ पर मिली थी, तो ये वाशिंगटन डीसी में मिली थी। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर मिली। इन लोगों ने क्या कर दिया, सब लोगों ने एटलांटिक चार्टर के ऊपर साइन कर दिया और इन लोगों ने क्या बोला, दिस इज द डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो ये यूनाइटेड नेशंस किसको कह रहे हैं, ये अपने आप को कह रहे हैं, हम 26 कंट्रीज का ग्रुप जो है हम यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, अब यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि भैया अगर हम लोग नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसका नाम यूनाइटेड नेशन रख सकते हैं। क्लियर, तो डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये देखो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। ठीक है, आ गया है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। 1943, अब देखो जरा बहुत सारी चीज़ें होने वाली है अब। 1943 में देखो क्या हो रहा है। 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, तेहरान कॉन्फ्रेंस। और ये जो तेहरान कॉन्फ्रेंस है, इसमें 3 जने होंगे। सर कौन 3 जने, एक होगा इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक होगा इसमें यूनाइटेड किंगडम, और एक होगा इसमें यूएसएसआर। ठीक है सर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कौन होगा, वही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है सर, और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से वही विंस्टन चर्चिल जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहां का। सर यूएसएसआर की तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से आएगा कौन, दादा जोसेफ स्टालिन, हिटलर की बैंड बजाने वाला। ठीक है, तो ये तीनों मीटिंग कर रहे हैं, तेहरान कॉन्फ्रेंस। सर तेहरान कहाँ पर है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। तो यहाँ पर ये तीनों मिल रहे हैं और तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पर कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन पेपर में आता है सर तेहरान कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई थी 1943 में। सर कैसे याद रखें, 1943 तेहरान। ठीक है, टी से 3, टी से तेहरान, याद रखो। ठीक है, देखिए जरा क्या बता रही है। तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द 3 पार्ट्स, यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। तो ये है कौन, जोसेफ स्टालिन, हमेशा यूनिफॉर्म में रहेगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल। ठीक है, क्लियर।
100% डन। चले आगे, चलो आगे आते हैं। देखिए आगे क्या बता रहा है। 1945 फरवरी में क्या हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया अभी तक, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 1941 अटलांटिक चार्टर साइन हुआ। 1942 डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि 26 कंट्रीज आई और उन लोगों ने अटलांटिक चार्टर के ऊपर साइन कर दिया और बोल दिया कि ये हमारा डिक्लेरेशन है। हम लोगों ने मान लिया क्या कि भैया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए और ये हमारा यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन है। 1943 में क्या हुआ, तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। 1943 के बाद मीटिंग ऑफ द बिग थ्री होगी 1945 फरवरी में। क्या होगा, मीटिंग ऑफ द बिग थ्री। तो 1945 फरवरी में एक कॉन्फ्रेंस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, पेपर में आती है, याल्टा कॉन्फ्रेंस। क्या आता है, याल्टा कॉन्फ्रेंस। सर ये याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या है, याल्टा एक जगह का नाम है जो कि यूक्रेन में पड़ती है। कहाँ पे पड़ता है, यूक्रेन में। और यूक्रेन उस टाइम पीरियड में किसका पार्ट है, यूएसएसआर का। तो यूएसएसआर में मीटिंग हो रही है, ठीक है। याल्टा कॉन्फ्रेंस में कौन है, बिग थ्री है। क्या बोला जा रहा है इनको, बिग थ्री। क्यों बिग थ्री बोला जा रहा है, क्योंकि अब 1945 में ये लोग ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि ये लोग क्या करेंगे, अब वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाएंगे, ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं ये लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस में कौन कौन है, वही तीनों, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, ये 3 जने हैं। कौन कौन है सर, वही यूनाइटेड किंगडम की तरफ से विंस्टन चर्चिल, यूएसए की तरफ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यूएसएसआर की तरफ से कौन, जल्दी बताओ, जोसेफ स्टैलिन। ये रहा, ये हो रहा है याल्टा कॉन्फ्रेंस। ठंड है शायद, सब लोग कोट पहन के आए हो चुके हैं, ठीक है। जोसेफ स्टैलिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, ठीक है। 1945 फरवरी याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री का याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टैलिन डिसाइड्स टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, ये 3 जने मिलकर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है ना, किसको बोल रहा है ये यूनाइटेड नेशंस, ये वो जो 26 कंट्रीज थी, याद है क्या, 26 कंट्रीज जिन्होंने साइन कर दिया था अटलांटिक चार्टर पे, तो उनकी मीटिंग करवाने के लिए बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, एक क्या करने के लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। आया नहीं आया समझ, क्लियर है क्या। देखिए जरा क्या बता रहा है, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री, रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टैलिन डिसाइड्स टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसके लिए सारी की सारी जो अलाइड पावर्स वाली कंट्रीज है उनको बुला लेते हैं, ठीक है। 26 कंट्रीज तो वो थी जिन्होंने साइन किया था, और भी कंट्रीज होगी, सबको बुलाएंगे और क्या होगा, अब बैठ कर मीटिंग होगी 2 महीने के लिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। हम लोगों ने 1941 अटलांटिक चार्टर पढ़ा, 1942 डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस पढ़ा, जिसमें 26 कंट्रीज ने वाशिंगटन डीसी पे जाकर साइन कर दिया था अटलांटिक चार्टर पे। 1943 तेहरान कॉन्फ्रेंस पढ़ा, जहां पर बिग थ्री मिल रहे हैं, ठीक है। 1945 फरवरी में बिग थ्री याल्टा कॉन्फ्रेंस में मिल रहे हैं और बिग थ्री 1945 में कह रहे हैं सिंपल सी चीज़ कि भैया एक मीटिंग रखते हैं बड़ी सी, और इस मीटिंग में क्या होगा, इस मीटिंग में सारे के सारे लोग आएंगे जो भी वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है या फिर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, वो लोग आएंगे। बैठकर हम लोग क्या करेंगे, उस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की या वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, चार्टर बनाएंगे, उसके ऊपर सारे साइन कर देंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। अप्रैल में 1945 क्या हो रहा है, अप्रैल में 1945 मैंने क्या बताया आप लोगों को, 2 महीने की मीटिंग होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारी कंट्रीज आएगी और यूनाइटेड नेशंस चार्टर बना देगी। क्या बना देगी, यूनाइटेड नेशंस चार्टर। अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, लेकिन क्योंकि अपने आप को ये लोग क्या कह रहे हैं, अपने आप को ये अलाइड कंट्रीज वाले लोग क्या कह रहे हैं, अपने आप को ये अलाइड कंट्रीज वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोग यूनाइटेड नेशंस हैं। और चार्टर किसने बनाया है, इन यूनाइटेड नेशंस वालों ने। तो ये क्या कह रहे हैं इसको, यूनाइटेड नेशंस चार्टर बनाएंगे, ठीक है। कब हो रहा है ये हो रहा है अप्रैल मई 1945। देखो जरा क्या हो रहा है, द 2 month लॉन्ग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को पे मीटिंग हुई, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशंस कौन है, अलाइड पावर्स, ठीक है। और वो अलाइड पावर्स मिलकर क्या कर रही है, वो अलाइड पावर्स मिलके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कर रही है, ठीक है।
तो ये बोल रहा है 2 महीने के लिए, 2 महीने की बड़ी बड़ी मीटिंग होगी, 2 महीने बैठ कर लोग क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशंस चार्टर बना देंगे। ठीक है, इस चार्टर, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे सार्क पढ़ा हम लोगों ने, सार्क, तो सार्क क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सार्क चार्टर पे चलता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के हिसाब से आसियान चलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के हिसाब से कौन चलता है, यूरोपियन यूनियन चलता है। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के हिसाब से चलेगी, और ये यूनाइटेड नेशंस चार्टर ये लोग बैठ के 2 महीने बना रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पर बैठ के बना रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को में बैठ के। ठीक है, तो अप्रैल में 1945 द 2 month लॉन्ग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को, डन आ गया है, आ गया था। 1945 जून 26, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी करवाता हूँ। 1941 एटलांटिक चार्टर, ओके डन। 1942 डिक्लेरेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस, डन। 1943 तेहरान कॉन्फ्रेंस, बिग 3 मिल गए। ठीक है, 1945 फरवरी बिग 3 मिले और बोले कि भैया कॉन्फ्रेंस करवाते, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस करवाते, ओके। 1945 अप्रैल मई कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर हुई कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को में हुई। सैन फ्रांसिस्को में मिलकर इन लोगों ने क्या कर दिया, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना दिया। ठीक है, अब चार्टर तो बन गया, अब इसके ऊपर साइन भी तो करना है। तो 1945, ठीक है, 26 जून 1945, यही है क्या, देखो जरा, हाँ 26 जून 1945 को अब सारे के सारी कंट्रीज आएगी और इस यूनाइटेड नेशन चार्टर के ऊपर अपना सिग्नेचर देगी, साइन करेगी। क्लियर, बहुत इजी है। देखो जरा क्या बता रहा है, 1945 जून 26 साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर बाय 50 नेशंस। तो 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को 50 कंट्रीज इसके ऊपर आके साइन करेगी। कितनी कंट्रीज, 50 कंट्रीज किसके ऊपर साइन कर रही है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रही है। ठीक है, और एक कंट्री है हमारे पास जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड क्या कर रही है, पोलैंड आएगी 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 1945, और पोलैंड भी यूनाइटेड नेशंस चार्टर के ऊपर साइन करेगी। जैसे ही साइन हो जाएंगे, पोलैंड की साइन होते ही कंफर्म हो जाएगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने कंट्रीज ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर के ऊपर साइन किया था, तो 50 और प्लस 1 51 कंट्रीज ने। ठीक है, 15 अक्टूबर 1945 को किसने साइन किया था, तो पोलैंड ने साइन करा था। 26 जून को कितनों ने साइन किया था, तो 50 कंट्रीज ने साइन करा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 15 अक्टूबर 1945 को जब ये साइन कर देता है, 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन के रेडी हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन के रेडी हो जाता है। क्लियर, डन, सब आ गया हमें। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है, साइनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर बाय 50 नेशंस, पोलैंड साइंड ऑन October 15, सो द यूनाइटेड नेशंस हैज 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। कोई पूछे फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं इसके, तो 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स है। ठीक है, आगे भी कुछ है क्या, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये भी याद रखना, 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशंस बन गया। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और क्या हो सकता है, ठीक है, लीडर्स के नाम, मतलब सेक्रेटरी जनरल्स के नाम शुरू से लेके लास्ट तक, है ना, तो वो एक बार करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर हम लोग सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल जो बना था वो बना था ट्रैगविली। कौन बना था, ट्रैगविली। टाइम पीरियड बताइए, 1946 से लेकर 1952 तक का, 52-53 तक का। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं डैग हैमर्सहोल्ड। ठीक है, डैग हैमर्सहोल्ड का टाइम पीरियड बताइए। डैग हैमर्सहोल्ड जो है वो 1953 से लेकर 1961 तक। ठीक है, डैग हैमर्सहोल्ड को नोबेल पीस प्राइज मिला है 1961 में, नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कौन है, तीसरा यूथांट, फर्स्ट एशियन है यूथांट, फ्रॉम 1961 टू 1971। ठीक है, 62 से 71 लिख लो, एक ही बात है। चौथे नंबर पे आते हैं हमारे पास कर्ट वाल्दीहिम। कर्ट वाल्दीहिम, और कर्ट वाल्दीहिम का टाइम पीरियड है 1972 से लेकर 1981। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास पांचवें नंबर पे कौन, पेरेस डी सेलर, है ना, जोवियर पेरेस डी सेलर, ये आते हैं।
ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1982 से लेकर 1991, ठीक है। 6 नंबर पे कौन आता है हमारे पास, 6 नंबर पे हमारे पास आते हैं बुट्रोस घाली, बुट्रोस घाली। और बुट्रोस घाली का टाइम पीरियड है 1991 से लेकर 1996, 5 ही साल के लिए आएगी, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 7 नंबर पे कौन आता है, 7 नंबर पे हमारे पास है बुट्रोस घाली के बाद कोफी अन्नान, सबसे फेमस कोफी अन्नान। और कोफी अन्नान का टाइम पीरियड है 1997 से लेकर 2006 तक का लगा लो, ठीक है। फिर 8 नंबर पे हमारे पास आते हैं बान की मून, और बान की मून साउथ कोरिया से थे 2007 से लेकर 2016 तक, ठीक है, 16-17 तक। और लास्ट में आते हैं हमारे पास जो अभी प्रेजेंट है, कौन सा नंबर, 9वें नंबर पे, उनका नाम है क्या, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। पोर्तुगाल से है, पोर्तुगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज भी रह चुके, और यूनाइटेड नेशंस के अब सेक्रेटरी जनरल भी है फ्रॉम 2017 से अभी तक चल ही रहा है इनका टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस की टाइमलाइन वगैरह वगैरह। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि कोफी अन्नान जो है, इनको भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो कोफी अन्नान और डैग हैमरशोल्ड दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है हम लोगों को इस चैप्टर के टाइमलाइन में कि 1 जनवरी 1997 कोफी अन्नान ने मीटिंग बुलवाई थी, क्या करने के लिए, किस तरीके के रिफॉर्म्स लाए जाए यूनाइटेड नेशंस में, उसके लिए। 2005 में भी मीटिंग हुई है, वो भी कोफी अन्नान के अंडर में हुई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है जो आप लोगों को पूछा जा सकता है इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी थियोरेटिकल चैप्टर है, एज सच कुछ नहीं है। अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो मुझे मेल करिए khan.ayu@adda247.com पर, और मेल करके बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF वगैरह मिलती रहेगी। अगर आप लोग अभी तक किस में नहीं है, अगर आप लोग अभी तक बोर्ड्स की तैयारी आप लोगों ने नहीं करी है और CUT की तैयारी आप लोगों ने नहीं करी है, और आपको बोर्ड्स और CUT दोनों की धुर्राड़ेदार तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं महापैक में। महापैक में जुड़ने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है Y742 लगाइए। Y742 लगाते ही आप लोगों के 17% से लेकर 20% तक का भारी डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। सर किस तरीके से ये बैच ले सकते हैं, बैच लेने के लिए आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा किस तरीके से बैच ले सकते हैं। नहीं तो क्या आप लोग खुद भी ले सकते हो Y742 लगाकर। सर इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी के, क्वांट्स और रीजनिंग जैसे 11 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। सर किस तरीके से बैच ले सकते हैं, बैच लेने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने को जाना है सीधा अड्डा247 की वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ जाइए, यहाँ जाके लिखिए अड्डा247, जैसे अड्डा247 लिखेंगे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल कोर्सेज पे करेंगे अपन क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे UG PG एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। CUT UG का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। CUT आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अपने को दिखेगा क्या, यहाँ पर अपने को दिखेगा CUT का और बोर्ड्स का महापैक टॉपर्स चॉइस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चा जो है इसमें एनरोल करता है, सबसे ज़्यादा टॉपर्स भी इसी बैच से निकलते हैं। इसके ऊपर क्लिक करिए आप लोग, जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 7,300 रुपये का है, लेकिन मैंने आप लोगों को कह दिया है, आप लोगों को मैंने दिया है एक कोड जो इसको सस्ता बनाएगा। बाय नाउ पे जाएंगे अपन, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे अपन Y742। जैसे अपन Y742 लिखेंगे, अप्लाई कर देंगे, अपने 1,240 रुपये बच जाएंगे। अपने को ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 6,058 रुपये मिलेगा, लेकिन ये चलेगा जब तक आपका CUT का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक। मतलब बोर्ड्स के लिए आपका सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद दोबारा रिवीजन CUT तक सब कुछ करेंगे हम लोग, डिलीटेड चैप्टर्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, जिससे हमारी क्या हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बेस्ड तैयारी हो जाए, ठीक है। 1.1 करोड़ के आसपास लोग जो है वो BA करते हैं, BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स को मिलाकर, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी करिए, देखिए आप लोग किस पोजीशन पे खड़े होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत सारा प्यार, और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।